नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 11th आरव से आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक पटकथा जो लिखी है मनु भंडारी ने। और एक तरह से जो सीरियल हम देखते हैं, धारावाहिक जिसे कहते हैं, वो सीरियल का ये एक अंश है, एक कड़ी है, जिसमें रजनी नाम की एक लड़की रहती है जो हमेशा स्वाभिमान और अपने सामाजिक मुद्दों के लिए संघर्षशील रहती है। आज उसकी ही ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं और जो लिखी है मनु भंडारी ने। मनु भंडारी का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1931 मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं एक फ्लैट, सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, जो कि कहानी संग्रह है। और आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने लिखी। और बता दें आपको, राजेंद्र यादव इनके पति थे जो कि प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है। पटकथा में इन्होंने रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। बच्चों, पटकथा क्या होती है? पटकथा होती है कि फिल्मी पर्दे पर जो अभिनय दिखाया जाता है, उसको, कोई भी स्टोरी होती है उसको जो फिल्माया जाता है, एक स्टोरी को पर्दे पर दिखाना ही पटकथा होती है। उसको पहले स्टोरी को लिखना होता है, फिर पर्दे पर फिल्माना होता है। तो इस तरह की इन्होंने कई पटकथाएं लिखी, जिसमें रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण प्रमुख हैं। आज हम जिस पटकथा की बात कर रहे हैं वो धारावाहिक के रूप में, सीरियल के रूप में टीवी पर आ चुकी हैं। और बहुत पहले हमारे जो हैं बुजुर्ग लोग, वो इस धारावाहिक को देख चुके हैं। तो वो रजनी जो धारावाहिक आता था, उसकी एक कड़ी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। वो कहानी रजनी की हम देखने जा रहे हैं। तो ये जो मनु भंडारी है, इनको कौन कौन से सम्मान मिले? हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये सम्मानित हो चुकी हैं। मनु भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठे दशक में, मतलब 1951, 52, 55, 56 की बात है, जो नया मोड़ आया, उसमें मनु जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन, कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई। तो उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो नए दौर की कहानी थी और उनमें समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन में जो विसंगतियाँ थी उन पर बल दिया गया। नारी जीवन के ऊपर, पारिवारिक परिस्थितियों के ऊपर उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो। यहाँ आप मनु जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा जो टेलीविज़न के लिए भी मूल हो सकती है। और मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। तो कोई नाटक अगर करना हो तो मंच पर नाटक जो दिखाया जाता है वो भी लिखा जाता है, पहले वो कहानी भी पूरी लिखी जाती है। वैसे ही पर्दे पर, मतलब टेलीविज़न में दिखाई जाने के लिए भी कहानी पहले लिखी जाती है, फिर वह टीवी पर सीरियल के रूप में दिखाई जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितनी कि पटकथा लेखन द्वारा। कि कोई भी लेखक है ना, लेखन करके, क्योंकि आप किसी की कहानी पढ़ें या नहीं पढ़ें आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर टीवी पर कोई धारावाहिक आता है और एक बार लोगों ने देखना पसंद कर लिया तो फिर उसको देखते ही जाते हैं। इसके लिए टीवी पर फिल्माई गई पटकथा को करोड़ों लोग देखते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों तक वो पहुंचती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की और लेखकों का पर्याप्त रुझान हुआ, जिसमें रजनी, ये मनु भंडारी भी प्रसिद्ध लेखिका रही। ठीक है।
रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुत चर्चित टीवी धारावाहिक रहा। ये एक समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। तो उस समय मतलब हम लोग और बुनियाद ये दो सीरियल चल रहे थे, तभी ये एक और सीरियल आया था, कौन सा, रजनी। तो इसके डायरेक्टर कौन थे, बासु चटर्जी। और इस धारावाहिक की हर कड़ी में अपने स्वतंत्र और मुकम्मल विशेषता दिखाई देती है। उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में ये जुझारू क्या मतलब हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती है। तो ये हमेशा इंसाफ के लिए लड़ती आई है और इंसाफ पसंद स्त्री की भूमिका रजनी ने इस धारावाहिक में निभाई है। तो चलिए ये आज की जो पटकथा है जिसका नाम है रजनी, जो लिखी है मनु भंडारी ने, देखते हैं ये कहानी क्या रहती है और इसके द्वारा हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा है। एक महिला रसोई में व्यस्त है और घंटी बजती है। बाई जो है वो दरवाज़ा खोलती है और रजनी का प्रवेश होता है। तो रजनी एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की रहती है, ठीक है। फिर रजनी जैसे ही आती है तो रजनी क्या कहती है, लीना बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या। तो लीला जो है वो कहती है, चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर खुशी का भाव है। तो लीला के बेटे का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए लीला बहुत खुश है और वो रजनी से कहती है कि चलना तो है लेकिन अमित आ रहा है, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। रजनी कहती है, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊँगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी बता देती हूँ। तो ये तो हम भी ऐसी ही बातें करते हैं, जब किसी का रिजल्ट आने वाला होता है तो हम पहले ही बोल देते हैं कि हमें मिठाई खानी है। खैर बच्चों, इस बार का रिजल्ट तो आप सभी पास हो गए होंगे अच्छे मार्क्स से। हरियाणा का मैंने सुना था कि 60,000 बच्चे जो कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में थे, सभी 100% लेकर पास हो गए। तो शिक्षा का तो आजकल सही में महत्व कम होता जा रहा है। बच्चों के दिमाग में ये एक बार बैठ गया कि नहीं पढ़ेंगे तो भी पास हो जाएंगे, तो फिर शिक्षा किस काम की। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंपटीशन के दौर में आप भले ही मार्कशीट में 95% लेकर बैठ जाएं, उसका कुछ औचित्य नहीं है, क्योंकि आज का जो युग है वो कंपटीशन का युग है। इसमें आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है और आपको बहुत सारा नॉलेज भी हासिल करना रहता है। इसके लिए पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप बच्चों ये सोचकर कभी ना रहें कि हम नहीं पढ़ेंगे तो भी पास हो जाएंगे। हालांकि आप पास हो जाओगे और आपके पास बहुत सारी सर्टिफिकेट का ढेर लग जाएगा, लेकिन किस काम का। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर प्राइवेट नौकरी भी करोगे तो वहाँ भी आपका नॉलेज आपको आगे तक लेकर जाएगा। नॉलेज के बल पर आप सक्सेस पा सकोगे, आप ऊंचा पद हासिल कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती और ये ध्यान में रखते हुए आपको हर पाठ को अच्छे से पढ़ना है। आप हिंदी को कम ना समझें, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हिंदी का भी एक पार्ट रहता है, वो भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, आपकी मेरिट ऊंची ले जाने में आपकी हेल्प करता है। तो इसके लिए आपको कोई भी विषय को कमज़ोर नहीं सोचना है। चलिए, मैंने अपनी बात समझा दी आपको। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बिना नॉलेज के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। चलिए, तो क्या होता है ये हमने देखा। फिर लीला कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। तो लीला कहती है, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता।
मैं कोई चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं। अमित, जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। तो इस तरह से लीला और रजनी में बातें होती हैं। किस बात को लेकर? रिजल्ट को लेकर। और बोलती है कि मैंने तो पहले से ही मिठाई मंगा रखी है और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि अमित का रिजल्ट आए और तुम्हें मतलब मैं मिठाई ना खिलाऊं, क्योंकि तुम तो अमित की एक तरह से हीरो हो। तो अमित तो आपको हीरो मानता है। फिर दोनों हंसती हैं। फिर रजनी कहती है बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना आगे जाकर क्या बनता है। तो लीला कहती है बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है और अमित आ जाता है और भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला लेकर आता है। तो रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है और कॉन्ग्रेचुलेसन अमित कहती है। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से ही मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है पर दोनों में अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैली से रिपोर्ट कार्ड निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए अमित कहता है लो लो देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ में तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखती है और लीला उसे अपनी बाहों में भरती है। तो अमित रिजल्ट लेकर आ पहुंचा है और ये कॉन्ग्रेचुलेसन बोलती है, लेकिन अमित बहुत निराश है रिजल्ट को लेकर और बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैथ की ट्यूशन लगवा दो और देखो मेरा रिजल्ट बिगड़ गया है। लीला कहती है पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा से ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई के लिए, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। तो रजनी रिपोर्ट देखते हुए कहती है पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 86 हैं, हिस्ट्री में 80 हैं, सिविक्स में 88 हैं और हिंदी में 82 हैं, ड्राइंग में 90 हैं, सबसे कम मैथ में ही। तो रजनी को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैथ में सबसे कम क्यों आए जबकि पेपर बहुत अच्छा हुआ था। अमित गुस्से से कहता है कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना। तो इस तरह से जो मैथ के टीचर थे बच्चों वो क्या करते थे, मतलब आगे आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम ये स्टोरी आगे पढ़ेंगे कि जो बच्चा ट्यूशन लेता था उसको मार्क्स अच्छा देता था और जो नहीं लेता था उनसे ट्यूशन उनको मार्क्स नहीं देता था। तो ये ऐसा किसी भी शिक्षक के तौर पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए जो कि इसमें दिखाया गया है। और ये सही में आज के प्राइवेट स्कूलों में ये विसंगति पाई जाती है, ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लीला कहती है एकदम अपराधी की तरह खड़ी है और सफाई देते हुए कहती है तुम्हें अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन, अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे पर ये तो अंधेरी ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। अब मिडिल क्लास फैमिली है तो उनको इस चीज़ की तो दिक्कत हमेशा ही रहती है कि ट्यूशन लगवाएं तो उस सब्जेक्ट की लगवाएं जिसमें बच्चा कमज़ोर है। सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन के लिए पैसा भी चाहिए, फिर स्कूल की फ़ीस भी रहती है, फिर घर का खर्चा भी रहता है, फिर बच्चों की और भी डिमांड होती है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब जुटाना बहुत मुश्किल होता है। तो लीला ने अपनी मजबूरी बताई कि जहाँ तुम कमज़ोर थे वहाँ मैंने ट्यूशन लगवा दी, फिर 2-2 सब्जेक्ट के लगवाऊंगी, फिर तुम्हारी फ़ीस भी है। तो रजनी को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत अमित, रोएगा नहीं समझे, मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। मतलब अमित हाँ के मतलब हाँ में सिर हिलाता है कि उसने पेपर ठीक किया था। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताब से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? नहीं, जो कि त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। तो रजनी कहती है मैथ के सर कौन है? तो अमित कहता है मिस्टर पाठक। रजनी कहती है कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? तो अमित बताता है 22। साल के शुरू में तो 8 ही लेते थे, फिर पहले टर्मिनल
के बाद से 15 हो गए। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। तो मतलब पहले 8 ही बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बढ़ गए और टोटल बच्चे हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है उसके बाद से तो 22 बच्चे हो गए थे और मुझसे भी कह रहे थे। तो लीला कहती है हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे और इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा हैं। तो मतलब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर उसमें तो अच्छे भले मार्क्स थे। तो रजनी कहती है उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। तो अमित हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर ये तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका। तो अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा तो हमेशा बस एक ही जवाब, मैथ में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई। तो अमित को ये जो वास्तविकता है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि उसके साथ हुआ क्या है। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जहाँ 96 थे, फिर भी अगर कोई टीचर बोलता है उसको ट्यूशन लेने के लिए तो ये तो बहुत बड़ा गेम चल रहा था। तो ये अमित को इस बात का गुस्सा है कि उसको ट्यूशन नहीं दिलवाया, इसके लिए मैथ में नंबर नहीं आए। रजनी उसको डांटती है और कहती है फिर आंसू, जानता नहीं रोने वाले बच्चे। रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो जाते हैं। तो रजनी कहती है पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित कहता हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली। तो ये तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है और तुम मम्मी से लड़ रहा है। सर से जाकर लड़। तो बोले कि इसके लिए तुम्हें आवाज़ उठानी होगी, तुम मम्मी से क्या लड़ रहा है, ये लड़ाई तो तुम्हें सर से लड़नी होगी। तो अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही हैं रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी गुड़कती है। तो रजनी उसको गुस्सा करती है और रजनी क्या कहती है, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है शिकंजी ख़त्म करके। कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। तो आप समझ गए होंगे कि रजनी एक स्त्री पात्र के माध्यम से मतलब जो समाज में विसंगतियां हैं, जो भेदभाव है और जो कुछ लोग बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं, तो उसके खिलाफ रजनी मतलब लड़ने को तैयार रहती है। फिर अमित क्या कहता है, वह एकदम से डर जाता है और कहता है कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। ये भी अक्सर बच्चों देखने को मिलता है कि अगर हम कोई टीचर की घर में कंप्लेन करते हैं और घर वाले वहाँ जाने के लिए तैयार रहते हैं तो बच्चा खुद ही अपने पेरेंट्स को रोक देता है कि आप वहाँ मत जाओ, नहीं तो पूरी क्लास के बीच में हो सकता है कि वो टीचर मुझे डांटे और मेरी बेइज्जती करे। तो ऐसा एक टीचर को नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आजकल हो रहा है, इस पटकथा के माध्यम से हम इस बात को समझ रहे हैं और समझ क्या रहे हैं, देख भी रहे हैं, ऐसा होता है। तो आगे क्या लीला क्या कहती है, हाँ रजनी तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करे इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। तो लीला को भी इस बात का डर लगता है कि अगर तुम कुछ बोल गई स्कूल में जाकर तो कल को अगले साल इसको और ज़्यादा परेशानी ना हो और फिर इसी स्कूल में तो इसको पढ़ना है। तो रजनी बात को बीच में ही काटती है और गुस्से से कहती है कि यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज़्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने से डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। तो अमित एकदम झुंझला जाता है, बता तो दिया आंटी आप। तो रजनी ठीक है तो अब बैठ कर रो तुम माँ बेटे दोनों।
फिर लैला कहती है अब ये रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। तो इस तरह से रजनी मतलब झुंझलाती है दोनों माँ बेटे पर और बोलती है कि तुम लोग मतलब गलत का साथ देकर बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें जाकर कॉपी देखनी चाहिए। चलिए नए दृश्य में क्या होता है, ये पहला सीन ख़त्म हो जाता है। दूसरा सीन आता है स्कूल के हेडमास्टर का कमरा। बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप हैं, शील्ड्स रखे हैं, फिर दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें हैं और एक बड़ा सा मैप लटका हुआ है। तो ये स्कूल का सीन ऐसा ही रहता है। ठीक है, हेडमास्टर जो है वो काम में व्यस्त रहता है और चपरासी बड़े अदब से एक चिट ला कर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण इसे देखता रहता है। तो हेडमास्टर कहता है कि बुलाओ। तो रजनी का प्रवेश होता है और वो हेडमास्टर को नमस्कार करती है। हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल को। तो वो कहते हैं बैठिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो रजनी कहती हैं मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ। तो हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ही नहीं हो। अभी हेडमास्टर को तो इस बात का पता ही नहीं है कि उसके स्कूल में क्या हो रहा है, उसके जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं। ईयरली एग्ज़ाम की कल ही उसका रिजल्ट निकला है। हेडमास्टर बोलते हैं सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ दिखाई जाती हैं लेकिन फाइनल एग्ज़ाम की कॉपियाँ पेरेंट्स को नहीं दिखाई जाती हैं। तो रजनी कहती है जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। तो इस तरह से वह हेडमास्टर के सामने अपनी बात रखती है और एक एक बात पर जोर देती है और कहती है कि या तो अमित से मतलब अमित को कोई गलतफहमी हुई है या फिर जिसने चेक की है कॉपी उसने गलत तरीके से चेक की है। तो मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं और आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया, उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लग जाएगी। इसलिए तो ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया है स्कूल में। तो फिर रजनी अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती है देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। तहस में आ जाती है एकदम गुस्से में और कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के। तो इस तरह से वो अपनी बात रखती है। फिर हेडमास्टर कहते हैं आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी कहती है नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। तो एक तरह से टोंट मारती हैं, व्यंग्य कसती हैं। हेडमास्टर कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, गुस्से से बोलता है। तो रजनी कहती है आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का। तो वह नियम वापस से हेडमास्टर को बताती है कि आप किस नियम की बात करते हैं। जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में और फिर भी उसको नंबर कम आ रहे हैं, तो आपके स्कूल का ये नियम है क्या। फिर हेडमास्टर कहता है देखिए ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में आप हम क्या कर सकते हैं। तो रजनी कहती है कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। तो वह असलियत जो है वह बताती है कि ट्यूशन के नाम पर धांधलियाँ चल रही हैं, उसको आप रोक नहीं सकते और बेगुनाह बच्चों को उसका शिकार होना पड़ता है। तो हेडमास्टर कहता है विल यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रूम। मैम साहब को बाहर ले जाओ। ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगता है। रजनी मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का एक घिनौना रैकेट चला रखा है। पर आप तो कुछ कर नहीं सकते इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं करूँगी देखिएगा आप। तमतमाती हुई बाहर निकल जाती है और हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। तो चपरासी मैं तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब।
तो इस तरह से वह उसको फेंक देता है स्लिप को। फिर ये नया सीन शुरू होता है बच्चों। अब देखते हैं आगे क्या स्टोरी होती है। क्या रजनी अमित को न्याय दिलवा पाएगी? क्या वो मैथ के टीचर का बांडा फोड़ पाएगी? चलिए देखते हैं। पति किसके? रजनी के। आते हैं। तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फ़ोन किया था, एक फ़ाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को बेचकर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब ना। तो रजनी कहती है तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? तो रजनी पहले से ही गुस्से में थी तो पति पर भी भड़क गई। तो बोले कि फ़ाइल भूल गए और इसके लिए मैं घर बैठूं, ये कौन सी बात हुई? तो पति, अच्छा गई कहाँ थी? तो रजनी एक स्कूल का नाम लेती है। पति, तुम क्या करने गई थी वहाँ? तो रजनी कहती है पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। फिर वह किचन में जाती है और रजनी खाने का कुछ बना रही है, लगता है कुछ करके आई, उससे बहुत प्रसन्न है। फिर रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगी, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। पति, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाई इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना। तो रजनी बताती है कि आज मैंने हेडमास्टर की बोलती ही बंद कर दी। तो उसके पति समझाते कि तुम्हें इस सब बातों से क्या मतलब है, वो ट्यूशन कराते हैं पढ़ाते हैं, तुम्हारा बेटा थोड़ी ना जा रहा है अभी पढ़ने। तो रजनी एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए? और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए? पति बोलते हैं ठेका लिया तुमने सारी दुनिया का। तो रजनी कहती है देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीला बहन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय अत्याचार तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? तो इस तरह से अपने पति की नकल उतारती है और पति को धिक्कारती है और कहती है माई फुट, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता और हो भी नहीं सकता। फिर भीतर चली जाती है। तो पति एकदम हताश होकर माथा थाम कर कहते हैं चढ़ा दिया सूली पर। चलिए ये सीन ख़त्म होता है। अब देखते हैं नए सीन में क्या होता है। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष है। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं। तो रजनी मतलब किससे मिलने जा रही है अभी? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से। तो रजनी जाती है और चपरासी से कहती है कि कितनी देर और बैठना पड़ेगा। तो चपरासी कहता है हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। तो रजनी, ये तो लोगों से मिलने का समय है ना, जाने किस में बिजी बनकर बैठे हैं। तो फिर चपरासी अरे 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 किधर को जाता है, अभी घंटी बजा क्या? तो वह ज़बरदस्ती मतलब अंदर जाने की कोशिश करती है और चपरासी उसको रोक देता है। रजनी, घंटी तो मिलने का समय ख़त्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाज़ा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं? तो सुनतीच नहीं मतलब सुनती ही नहीं। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर का है और कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा है। रजनी को आश्चर्य से देखता है। तो निर्देशक बोलता है आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। तो रजनी मुस्कुराते हुए कहती है स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहती। निर्देशक बोलता है क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या ये सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से आई हूँ। तो निर्देशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है। एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसी औरत है, बिना स्लिप के ही अंदर आ गई, बिना परमिशन के ही। तो निर्देशक कहते हैं कहिए। तो रजनी कहती है कि देखिए मैं स्कूलों विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निर्देशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए।
निर्देशक कहिए कहिए आप क्या जानना चाहती हैं। रजनी कहती है जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। तो मतलब आप जिनको पहचान दिला लेते हैं कोई भी प्राइवेट स्कूल को, तो बोर्ड उसको 90% ग्रांट देता है। तो निर्देशक कहता है जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। तो रजनी कहती है जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। तो निर्देशक कहता है ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं, स्कूल मानते हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करता है। तो रजनी कहती है स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या कहता है। तो निर्देशक कहता है इसमें धंधे की क्या बात है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन और किसी और के पास चले जाएं, ये तो कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोसता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता तो वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ, मैथ का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 मार्क्स मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। तो इस तरह से अपनी बात निर्देशक को बताती है। तो निर्देशक कहता है कि वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। तो गुस्से में ये सब बातें निर्देशक को सुना देती है। तो निर्देशक बोलता है लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। तो रजनी कहती है यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी है ही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं। निर्देशक कैसी बात करती हैं आप, कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। तो रजनी व्यंग्य से मतलब टोंट मारते हुए कहती है ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निर्देशक गुस्से से हैं, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हों जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। रजनी कहती है ठीक है तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूँगी, और झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निर्देशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाई जाए। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज़ पर कुछ पत्थर रखे हैं। रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है, साथ में 1-2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद 3-4 घरों से माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। बच्चों कोई भी समस्या से लड़ना होता है तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसके लिए सहयोग की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाए तो उसके लिए ज़रूर सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए। जो इंसान आपके लिए लड़ रहा है उसका साथ अवश्य देना चाहिए। तो ये अकेली पड़ गई रजनी, इसकी न हेडमास्टर सुनता है न निर्देशक सुनता है। तो फिर ये सब महिलाओं को इकट्ठा करने में लग जाती है। फिर किसी अखबार का दफ्तर कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी। और फिर रजनी क्या करती है कि एक संपादक के पास जाती है। आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। तो रजनी जोश में आकर कहती है आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े ही लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रहा जा सकता। आप सोचिए ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में ये तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। फिर संपादक बोलता है
बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। तो फिर दीजिए हमारे साथ, उठाइए इस इश्यू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। तो इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। तो रजनी, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए, सब लोगों को खबर पहुँच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाएँ, वह भी दिन रात भाग दौड़ करके, और अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना कीजिए। तो संपादक कहते हैं कि दी, सब लोग हंस पड़ते हैं। और रजनी, ये हुई ना कुछ बात। तो इस तरह से संपादक का सहयोग मिलता है और वो अखबार में सूचना डालने के लिए जोर देती हैं और अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करने के लिए पेरेंट्स मीटिंग के लिए भी आग्रह करती हैं। नए दृश्य में क्या होता है बच्चों, मीटिंग का स्थान है, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है, हॉल भरा हुआ है और एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतर कर नीचे आती है और पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट मचती है। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। तो पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रजनी क्या बोलती है, बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। तो तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। तो हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि ऐसा नियम बनाएं कि कोई भी टीचर अपने स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर ज़बरदस्ती करने और उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही ये भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। तो इस तरह से सबके सामने अपनी बात रखती है, अपना मत रखती हैं कि देखो, किसी का घर नहीं चलता तो ऐसे टीचर भी ट्यूशन का सहारा लेते हैं, ट्यूशन चलाने लगते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि ट्यूशन के नाम पर बच्चों को मतलब प्रेशराइज करते हैं कि उनको मार्क्स अच्छे दिए जाएंगे अगर वो उनसे ट्यूशन लेते हैं। कुछ टीचर्स को नौकरी पर रखा जाता है और उनसे डबल सैलरी पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, साइन करवाए जाते हैं। जैसे 20,000 पर साइन करवाएंगे लेकिन उनको 10,000 ही दिए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काले धंधे चल रहे हैं। तो इस पर आप लोगों का क्या विचार है? तो ये ऐसे आवाज़ रखती है। फिर नए सीन में क्या होता है कि पति कहता है, अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी कहती है, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव बिल्कुल जैसा का तैसा और बन गया ये नियम। खुशी के मारे अखबार को तो छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सकती हैं। तो रजनी ने क्या कहा था कि ट्यूशन मतलब जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों का ट्यूशन उस स्कूल के टीचर ना लें, तो कम से कम बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो पति कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो रजनी इतराते हुए कहती है, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद अब मतलब अपने पति को कहती है, लीला बहन उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ। तो कांति भाई और सबके हिस्से की तुम ही खाओ।
तो कांति भाई लीला बहन दोनों अमित के माता पिता रहते हैं और रजनी को मतलब मिठाई खाने की बात कहते हैं। अमित दौड़कर अपने हाथ में उसे रसमलाई खिलाने लगता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये पटकथा कैसी लगी और रजनी का काम इसमें आपको कैसा लगा? क्या रजनी के जैसे सभी को होना चाहिए? और जिस तरह से रजनी ने डटकर मुकाबला किया, परिस्थितियों का सामना किया, सबको इकट्ठा किया और एक नया रूल बनाया, वो आपको सबको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी सोच सभी को रखनी चाहिए ताकि समाज से हम युवा लोग इन विसंगतियों को दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम करें। थैंक यू बच्चों।